नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं आप सब? ऑल वेल? मुझे सुन और देख पा रहे हैं? वेरी गुड। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत? चलिए, तो शुरू किया जाए आज का सेशन। विदुषी थैंक यू। अभिजीत बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आम के मौसम की राम रामा में थी, ये सही है। गुड इवनिंग योगेंद्र। हाँ मोहिनी। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि आज का मैंने सेशन में पहले ही ऑलरेडी मेंशन है कि 1905 से लेके 1915 के बीच में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी सवालों के माध्यम से, तो हम उनको लेकर के बात करते चलेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए हमेशा की तरह, वो है जरूरी अनाउंसमेंट का समय। और वो अनाउंसमेंट है आपके जुड़े हुए अंकित 10 रेफरल कोड, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। दो कैटेगरी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए, एक है यूपीएससी, एक है एसएससी। मैं आपको बता दूं कि जहां यूपीएससी कैटेगरी में आपको मिल सकता है अंकित 10 लगाने से फीस में 10% का डिस्काउंट, नंबर एक। दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर क्या कर सकते हैं आप कि आप लोग अगर 14 अप्रैल यानी कि कल तक अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर आपको यूपीएससी की उसी फीस में जो कि आप लोग पे करेंगे, उसी फीस में आपको प्राप्त हो जाएगा एडिशनल 10,000 की बुक्स का एक सेट। और वो 10,000 की बुक्स प्राप्त होती हैं आपको 20 बुक्स काम में आती हैं यूपीएससी के। तो आपको यूपीएससी में काम में आने वाली वो 20 बुक्स का एक पूरा पूरा पावर पैक आपको किताबों का सेट मिल जाएगा, आप 14 अप्रैल तक अगर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो। नंबर एक बात। दूसरी बात, एसएससी के अंदर ऑफर चल रहा है 15 तारीख तक का। यदि आप एसएससी में 15 तारीख तक ऑप्शन मतलब सेलेक्ट करते हैं, क्लास लेते हैं, अन अकेडमी पर पेड कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको उसी फीस में जो 12 महीने के लिए आपको पे करनी है, उसमें 14 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बात की जाए यूपीएससी की, तो मेरे द्वारा यूपीएससी में करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स पढ़ाया जा रहा है। प्रीलिम्स जो इस बार होना है 2021, उसके लिए करंट अफेयर्स। और मेरी जितनी भी क्लासेस निकली हैं, जैसे पॉलिटी मैंने पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखा है, तमाम करंट मैंने पढ़ा रखा है, वो सारी चीजें आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगी, जो निकली है वो भी और आने वाली है जो भी। ऐसे ही एसएससी के अंदर जो है वो आप लोगों को कोर्स कौन कौन से मिल जाएंगे वो समझ लीजिएगा। एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, और उस फाउंडेशन बैच में आप लोगों को मिल सकता है मेरे प्यारे साथियों आने वाला इंडियन पॉलिटी डिटेल से। अभी उसमें चल रही है ज्योग्राफी, जो कि कंप्लीट हो जाएगी तो भी आप देख पाएंगे, और भविष्य में आने वाला है इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा इन दोनों कैटेगरी में ही जो टीचर्स एडिशनली पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस भी आपको इन्हीं सेक्शंस में मिल जाएंगी, ठीक है। ये थी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हर संडे और संडे आपको याद रखना है कि 10 बजे यूपीएससी का कॉम्बैट और 11 बजे एसएससी का कॉम्बैट होता है, जिसमें आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइस वर्थ ₹10 CR प्लस 1 CR। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल पूछा गया है, अब सोच करके आंसर दीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक पढ़ें? बेटा काश ऐसी कोई बुक होती, बुक बना रहा हूं मैं, जल्दी ही आ जाएगी, वो पढ़ लेना, है ना। हाँ जी, आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। मैच करना है इन दो चीजों को। नंबर 1, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909
किस चीज के नाम से जाना जाता था? दूसरा, 1919 को किस नाम से जानते थे? 1935 को किस नाम से जानते थे? और इंडिपेंडेंस एक्ट किस चीज के लिए जाना जाता था? तो आपके सामने सवाल है और बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, और इवन इतने प्यारे और सरल ऑप्शन हैं कि उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी तो बस यूं ही, बस देखते ही आंसर दे देंगे। बताइए कौन सा कथन सही है, क्या है? जल्दी बताइए। कर दें पोल एक्टिवेट? बहुत ही आसान पोल है ये तो, मतलब एक ही सिंगल हिंट से सारा सवाल सॉल्व हो गया। कंफर्म? सिंगल पोल से सारा सेक्शन सॉल्व हो गया, जिनको नहीं समझ में आया वो अटक गए बेचारे। कैसे? एक चीज पकड़नी थी, हालांकि कोई सी भी आपने देखी हो वो तो बात अलग है। 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, भाई साहब ये जो था, ये किस चीज के लिए जाना जाता था? माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना, 3 जून की योजना अगर याद हो, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने थे। आप कोई सा भी पकड़ लीजिए, मुझे मतलब मेरा दिमाग तो सीधा इस पर गया, आप कोई सा भी इसके अंदर से कैच करके देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आप इसको पकड़ते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, बी और डी। इसी प्रकार से 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, और 1935 को मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, ये वही वाली चीज है साथियों जिसके लिए साइमन गो बैक के नारे लगे थे, है ना? तो इसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। साइमन गो बैक जो था वो साइमन गो बैक जो था वो 1919 के 10 साल बाद आना था, लेकिन 1927 में ही चल दिया था। 1928 में इंडिया आके पहुंचा था, है ना? इसकी ही रिकमेंडेशंस के ऊपर गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना? और गोलमेज मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंदर जो भी बातें डिस्कस की गई उनको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो रिकमेंडेशंस के चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। ये पूरी हिस्ट्री एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अगर मैं इन्हें आपके सामने रिलेट करूं तो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, 1909 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसके तहत भारत में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए 1909 के अंदर क्या हुआ साथियों? सबसे पहले 1909 में मॉन्टेग्यू, ये मार्ले मिंटो सुधार जब हुए, तो थोड़ा थोड़ा जो काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया था। किसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया था? इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया था। 1919 का समय आया। 1919 के समय के अंदर क्या किया गया, अगर आपको ध्यान है तो ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, इस प्रकार के दो विषय हुए, और मतलब चीजों को हस्तांतरित, एक तरह से प्रांतों को ज्यादा आजादी दे दी गई। प्रांतों की आजादी की समीक्षा करने के लिए, प्रांतीय स्तर पर जो आजादी दी गई थी उसकी समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद, दैट मींस इन 1939 एक कमीशन, इन 1929 एक कमीशन आना था, जो कि 10 साल बाद इस बात की समीक्षा करने आता कि 1909 के 1919 में जो थोड़ी बहुत प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी वो किसी काम की थी अथवा नहीं थी। फिर क्या हुआ? 1927 में ही मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने अपना एक कमीशन इंडिया भेज दिया, दैट वाज नॉन एज साइमन कमीशन। 1927 में आया हुआ यह साइमन कमीशन भारत में जबरदस्त विरोध का सामना किया। क्यों किया? क्योंकि अभी तक तो केवल 8 ही साल हुए थे, इतना जल्दी रिव्यू लेने कैसे कोई आ सकता है? दूसरा, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। तीसरा, 1927 में चला था ये कमीशन, 1928 में इंडिया पहुंचा था, और इसका विरोध कौन कर रहा था? इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, वही लाला लाजपत राय जिनके ऊपर साइमन गो बैक की नारे लगाते समय पुलिस ने डंडे चलाने से मौत हो गई। यही वही लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। इन लाला लाजपत राय की लाठी चलने से मौत हो जाती है, और जब इनकी मौत हो जाती है तो इससे जो उस समय के राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, जिनमें से कौन शामिल था? भगत सिंह जी शामिल थे। भगत सिंह जी जो अपने साथ में क्या लेके चलते थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे आप HSRA के नाम से जानते हैं। उन्होंने बदला लेने की ठानी, और उन्होंने जिनकी वजह से इनकी मौत हुई थी, सैंडर्स, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वही सैंडर्स की हत्या का इनके ऊपर कैद वो चला, और यही कारण था कि भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी बातें रिकॉल हो गई होंगी। लेकिन साइमन यही नहीं रुका, भारत में एक तो नया इतिहास ये जुड़ गया। साइमन ने अपनी रिपोर्ट बकायदा तैयार करी।
तैयार करके वो वापस ब्रिटेन लौटा। और जब वो ब्रिटेन वापस लौटा मेरे प्यारे साथियों, हाजी भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुखदेव राजगुरु, है ना, भगत सिंह, मतलब ये जो चीज थी साइमन की, ये नहीं रुकी, है ना, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, 2 ऑफिसर्स की हत्या की थी, ओके, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था, है ना। हाँ 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 हाँ, आपने अपडेट कर दिया, थैंक यू सो मच बेटा, सो नाइस ऑफ यू। तो आप अन अकेडमी पे पढ़ाने आ जाइए, क्लास में उधर बैठ के क्या कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो हाँ जी, तो अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में साइमन अपनी रिपोर्ट तैयार करके ले गया, और जब वो रिपोर्ट तैयार करके ले गया तो इसने उन रिपोर्ट्स पर बात करने के लिए इंडियन जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जैसे कांग्रेस थी, इन इन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। किस चीज के लिए आमंत्रित किया गया, कि भाई आप सभी लोग आए और आकर के क्या करें, यहां पर आकर के आप साइमन की रिपोर्ट पर चर्चा करें। पर भाई जिसके ऊपर हमने एक नेता खोया था, उस रिपोर्ट पर हम चर्चा करने कैसे आ सकते हैं। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम वाला जो अधिवेशन था गोलमेज सम्मेलन का, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है ना, ये वही समय था जिसके तहत दांडी यात्रा शुरू हुई, गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हुए, वहां जाकर के इस बारे में चर्चा हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर थर्ड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ये तीनों कॉन्फ्रेंस के बाद में, जो 1932 तक समाप्त हो चुकी थी, इसके बाद में फिर डिस्कशन निकाला गया कि भाई अल्टीमेटली इंडिया में क्या किया जाए। तो फिर ये निर्णय निकल के आया कि साइमन की रिकमेंडेशंस और इंडियन पॉलिटिशियंस की रिकमेंडेशंस अगर मान ली जाएं, तो उनको ध्यान में रखते हुए 1935 का एक्ट लाया गया। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 कोई मजाक नहीं था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी थी, बहुत सारी, तीन तीन स्तर तक भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच की हुई बातचीत, ये सारी बातें इसके अंदर कंक्लूडेड थी, तब जाकर के भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। यही कारण है कि ये इतना रिफाइंड शासन अधिनियम था साथियों, कि आज का जब हम संविधान देखते हैं तो उस संविधान का 2/3 हिस्सा आज भी इसी 1935 अधिनियम से बना हुआ है। मतलब इसके अंदर इतनी सारी बातें भारतीय पॉलिटिशियंस की लगी हुई थी कि आज भी जो संविधान का 2/3 हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से बना हुआ है। आ गई बात समझ में, ये बहुत बड़ी चीज है। क्लियर। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को थोड़ा सा हिस्ट्री का जो है वो यात्रा जो था, वो बहुत बड़े कालखंड में होकर के एक बड़ी लंबी सी यात्रा जो थी वो आप लोगों की कंप्लीट हो गई। हाँ भाई, मजा आया पूरी कहानियां सुनकर के। आइए आगे चलते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम ए प्रोविजन वाज मेड इन, कहीं से भी पढ़ लीजिए, पहली बार इंडियन, for the first time a provision was made include an Indian in the executive council of viceroy and governor under this act। ये एक्ट कौन सा था ये पूछा जा रहा है। The act introduced a system of communal representation called separate electorate। The act maintained a governmental majority in central council but allowed a non-governmental majority in the provincial council। ये पुराना सवाल है, अगर आपको याद आ जाए तो ये बिल्कुल आपको बहुत सारी चीजें पुरानी याद दिलाएगा। वो कौन सा एक्ट था जिसने इस प्रकार की सारी बातें की थी, जिसमें क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था। बताइएगा कौन सा रिफॉर्म था। सेपरेट इलेक्टोरेट की जिसके अंदर बात की गई थी फर्स्ट टाइम, वो कौन सा एक्ट था। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी विद्यार्थी इस सवाल को गलत करेगा। शुभेंद्र 2 टाइम्स भाई। है ना, बिल्कुल, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इनमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की अनुमति दी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है साथियों, है ना। हाँ, तो ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर मुस्लिम्स ही वोट देंगे मुस्लिम्स को, है ना। मतलब आपको अभी जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी खड़ा होगा, उसको वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, केस, क्रीस्ट, इन सब के अलावा किसी भी चीज से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको वोट देना है उनके सामने उपस्थित विकल्प को। इसमें मतलब नहीं रखता कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, इनको जरा देखिए और सोच करके आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बनारस सेशन ऑफ 1905, कलकत्ता सेशन 1906, मद्रास सेशन ऑफ 1908, लाहौर सेशन ऑफ 1909। ये कांग्रेस के सेशन है साथियों, कुछ याद करिए। कांग्रेस के अधिवेशन वही वाले हैं जिस पूरे कालखंड में क्या क्या हुआ होगा, जरा सोच के देखिए। इसमें से एक अधिवेशन मिसिंग है, 1907 वाला, जो सूरत अधिवेशन था, जिसमें कि कांग्रेस का स्प्लिट ही हो गया था। तो आपसे पूछा गया है कौन कौन सी चीजें जो हैं वो सही मैच हो रही हैं। जैसे सबसे पहले 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ मतलब गुस्सा व्यक्त किया गया, ठीक है। 1906 के दौरान कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया, क्या ये सही है? सेल्फ गवर्नेंस अनाउंस्ड एज कांग्रेस गोल, यानी कि स्वशासन को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में लाया गया। 1909 के अंदर पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर अस्वीकृति व्यक्त की गई। कौन सा कथन यहां पर सही है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। विच वन ऑफ द इज फॉलोइंग इज करेक्ट? करें। ठीक है, चलिए तो एक बार के लिए आपके सामने सारी की सारी चीजें रख देते हैं। इधर देखिए साथियों, सबसे पहले 1885 के अंतर्गत कांग्रेस की आउटलाइन तैयार की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में सुनते चलिए। 1885 के अंदर ये कांग्रेस से ही संबंधित कुछ बातें हैं, उन्हें देखते चलिए। लखनऊ अधिवेशन के अंदर भू राजस्व की मांग की गई थी। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश। कलकत्ता अधिवेशन में लक्ष्य स्वराज के रूप में सुनिश्चित किया गया। इसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का संविधान 1908 में तैयार हुआ, 1908 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। और लाहौर अधिवेशन जो 1909 में हुआ, जिसकी मदन मोहन मालवीय जी ने प्रत्यक्ष प्रधानता की थी, उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया, ठीक है ना। तो इतने सारे सेशन, आप चिंता मत करिए, मैंने एक प्लान आपके लिए ऐसा किया है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आपके कांग्रेस के जितने भी मतलब प्रमुख अधिवेशन रहे, उनके अंदर जिसने अध्यक्षता करी, जो भी इनके अंदर महत्वपूर्ण निर्णय हुए, उन सबके ऊपर भी एक दिन मैं सवाल कराऊंगा। आप फिलहाल के लिए इन्हें याद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं कांग्रेस के सारे सेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, आइए। इन विच सेशन द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज was first placed before the British government by the Indian National Congress? अभी जस्ट मतलब पिछले पेज पर ही मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई है। अब जल्दी से बता दीजिएगा कि स्वराज की जो बात है, ये सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज जो है, ये सबसे पहले कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जस्ट पिछला वाला सवाल अगर आपको याद रह गया हो तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। आवाज आ रही है, फैन चल रहा है, मैं फैन ऑफ कर देता हूं, एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है, तो जस्ट अभी हाल बताया था आपको ये सवाल, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत आई होगी, है ना। क्लियर? तो दादा भाई नौरोजी ने इस सेशन की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता सेशन 1906, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर द सूरत सेशन ऑफ 1907 कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज कैप्चर्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट लीडर। जब 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसे आप सूरत स्प्लिट कहते हैं, उस सूरत स्प्लिट के बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस का मतलब जो लीडरशिप है वो गर्म दल के पास चली गई। क्या ऐसा था क्या? नंबर दूसरा, आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू टर्न द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म इनटू इट्स फेवर। और कांग्रेस के विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा था क्या इस समय? मतलब ये बहुत ही प्यारा सवाल है, कॉमन सेंस से किया जा सकता है हालांकि, लेकिन फिर भी करके देखिए।
एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर हिंट मत दो। बेटा मैं तो कोई हिंट नहीं दे रहा, मैं तो उल्टा आपसे सवाल पूछ ही रहा हूं। है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं साथियों। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था भाई, सूरत स्प्लिट के दौरान तो फिर गर्मपंथियों को भगा ही दिया गया था एक प्रकार से, है ना? बाल गंगाधर तिलक साहब को उठा करके जेल भेज दिया गया, सबके साथ कुछ ना कुछ कर दिया गया। नरम पंथियों के ही तो कारण 1909 का विधेयक आया था। 1909 के अंदर उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक व्यक्ति को इसीलिए बिठा दिया गया था क्योंकि नरम पंथियों को अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने पक्ष में करना चाहती थी। ठीक है, हाँ जी। Which colonial administrator made the following announcement regarding the partition of Bengal in 1904? हाँ जी, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन था जिसने ये कहा था कि यूनाइटेड बंगाल इज ए पावर, डिवाइडेड बंगाल विल ड्रॉ वेरियस पाथ्स, दिस इज कंप्लीटली ट्रू एंड इट्स वर्च्यू ऑफ दिस प्लान। हाँ जी, बताइए कौन था वो ऐसा कहने वाला जो कि डिवाइडेड बंगाल की बात किया करता था? डिवाइडेड बंगाल की बात करने वाला व्यक्ति कौन था? हम्म सबको मुझे मालूम था, मुझे जितना एक्साइटमेंट आप में था उसके हिसाब से मुझे मालूम था आप कर्जन करेंगे। लेकिन कर्जन से ऊपर भी एक व्यक्ति होता था, सेक्रेटरी, है ना? वो रिजले था। और रिजले का कहना था साथियों ये, है ना? प्लेनेटरी सेक्रेटरी कौन था, गृह सचिव उस समय पर कौन था? तो वो था एच एस रिजले। और रिजले का कहना था कि हमें ऐसा करना है। उसका ऑर्डर जो है वो पूरा किया गया था। तो कुछ चीजें आपको यहां से याद आ जाएंगी, याद रख लीजिएगा भविष्य में। ठीक है, यहाँ पे कर्जन करने वाला था। आपको पता है यूपीएससी ने एक बार, अब जैसे आप लोगों ने कर्जन इज इक्वल्स टू दुर्जन ये याद किया हुआ है, कर्जन बुरा आदमी था, आपने ऐसे याद किया हुआ है, कर्जन को दुर्जन करके याद किया हुआ है। मैं कई बार बच्चों को पढ़वा देता हूं इस तरह से, है ना? अब अब आपके मन में आएगा कि यार तो इंडिया का बहुत बड़ा बेकार आदमी रहा होगा इंडिया के लिए। यूपीएससी ने एक बार दुर्जन के द्वारा किए गए सुधार पूछ लिए, मैं दुर्जन ही बोल रहा हूं, कर्जन के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स के ऊपर सवाल पूछ लिया कि बताइए जो ये था कर्जन था, उसने भारत में कौन कौन से सुधार कार्य किए। और आप जान के हैरान हो जाएंगे साथियों कि बहुत सारी चीजें, इवन इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब चीजें इसी दुर्जन की दी हुई हैं। किसी दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैं गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आपको जान के बहुत सारी चीजों में आश्चर्य होगा कि जिन गवर्नर्स को आप बहुत बुरा मानते हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी, जिसके बारे में आप ये मानते हैं कि यार इसने तो पूरा भारत का पंटा ढाड़ कर दिया था, इसी के कारण 57 की क्रांति हुई, उसके जब सुधार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये इसका अच्छा पक्ष भी था। ठीक है, तो ये चीजें कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, इसको आप थोड़ा सा याद रखा करिए। ठीक है, करेंगे इनके बारे में भी चर्चा, है ना? हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी भंग भारत मूवमेंट। बंग भंग जो विरोधी आंदोलन था, बंगाल के विरोध में जो आया था, उसमें दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नंबर एक, इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। अब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा इस सवाल को गलत करेगा, है ना? इसमें गर्म मतलब गलत करने जैसा कुछ है भी नहीं।
ठीक है। ये 2 तारीखें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एंटी बंगाल यानी बंग भंग विरोधी जो आंदोलन था बंगाल विभाजन के विरोध में, वो 7 अगस्त को प्रारंभ हुआ। पता है, भारत का एक कोइंसिडेंस रहा है कि हमारे अधिकांश जो क्रांतियां हुई है ना, वो अगस्त में ही शुरू हुई हैं, है ना। या तो ये समझ लीजिए कि हम अपनी फसल वसल करके फ्री हो जाया करते थे, कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, है ना। अच्छा, और इस समय मतलब एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। विभाजन को 16 अक्टूबर से लागू किया गया था। तो बहुत बार पता है ये सवाल पूछ लिया जाता है, कैसे यूपीएससी कालखंड में विभाजित कर देता है इन चीजों को। आप जब पढ़ेंगे बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इस चीज को। कभी आप बंगाल विभाजन पढ़िएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन पहले हो गया था, यानी कि बंग भंग विरोधी जो अभियान है वो पहले आ गया था, है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों बंगाल विभाजन हुआ है। ये अगस्त में आ गया, ये सितंबर अक्टूबर में ये जाकर के आया है। 1904 में योजना बन चुकी थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1904 में जो उस समय का जो व्यक्ति था रिजले, उसके ऑर्डर के बाद ये काम होना तय हो गया था। तो बंगाल वालों ने अपनी सॉलिडरिटी शो करने के लिए विरोध पहले से ही शुरू कर दिए थे। तो इस सीक्वेंस को पढ़ना ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 7 अगस्त को विभाजन होगा, इसके विरोध में पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, और विभाजन जो है वो बाद में हुआ है, 16 अक्टूबर को हुआ है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। रिजले ने 1904 में कह दिया था कि हमारे लिए मैंडेटरी है ये करना। तो हम लोग इसके अंदर मतलब इस विभाजन के विरोध में पहले से ही तैयारियां कर रहे थे, ठीक है। चलिए, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था, है ना। ये अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें कि वंदे मातरम शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था। कर लेंगे आप लोग इसको तो बहुत आसानी से। अमीका बनर्जी सर, आपने जो पेरियार बुक बताई थी ज्योग्राफी की, वो स्टेट पीसीएस के लिए भी सूटेबल है कि? हाँ बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मिलने का है, आपके घर आने का, सिलेक्शन लेकर ही आना होगा। पहले भी आ सकते हैं एसपी साहेब, पहले भी आ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाँ, निम्नांकित घटनाओं को सही कालक्रम में सजाइए। देखिए इस प्रकार से चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, खुदीराम बोस को फांसी, भारतीय लोक सेवक मंडल का गठन और मुस्लिम लीग का गठन, इन तीनों को कालखंड में व्यवस्थित करिए, है ना। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इन्हें आपसे पूछा जा रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित करिए। बताइए, शुरू करें। आपको अधिकांश लोगों को जो पता होगा वो मुस्लिम लीग की स्थापना पता होगी। अच्छा, कुछ याद है आप लोगों को खुदीराम बोस ने क्या किया था? खुदीराम बोस ने कुछ किया था पता है? एक व्यक्ति और था इनके साथ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, है ना। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने बम फोड़ा था, है ना। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया था? किंग्स फोर्ड के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो पुणे के अंदर, असेंबली में नहीं, जलियांवाला में भी नहीं, पुणे के अंदर प्लेग फैल गया था और वो प्लेग का अधिकारी था, और वो उसको सही से काम नहीं कर रहा था। इनको रहा नहीं गया कि यार ये तो पार्टी ये गलत कर रहा है ना। हाँ, इसलिए तो इनको 1908 में फांसी दी गई। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने खुद ने गोली मार ली। फॉर्मेशन ऑफ भारत, ये सेवक मंडल, इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई, और मुस्लिम लीग 1907 में है। इसको लेकर तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं साथियों। विद रेफरेंस टू द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, टेररिस्ट मूवमेंट्स, है ना, क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन। साथियों पता है ये जो है ना, ये जो शब्द है, इसको लेकर के एक बार असेंबली तक में विरोध हो चुका है। एक बार यूपीएससी ने इस शब्द को यूज में लिया हुआ है, ये हमारा शब्द नहीं है असल में। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार ये सवाल आ चुका है,
और इसके ऊपर अपने भारत की लोकसभा में भी इसके ऊपर काफी तीखी टिप्पणी हो चुकी है यूपीसी के ऊपर। यह शब्द किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं लिया जाना चाहिए। कौन सा वाला? टेररिज्म। ठीक है, हमारे जो लोग थे वो टेररिस्ट नहीं थे, क्योंकि हम लोग अपनों के लिए कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, हम रेवोल्यूशनरी थे। अब लेकिन ये एक सवाल है और होपफुली ये इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एज इट इज आपके लिए दे दिया है, ठीक है ना। और ये यूपीएससी के द्वारा एक बार टेररिस्ट शब्द का उपयोग कर लिया गया था, तो ये मतलब इसके खिलाफ भयंकर भारत में यूपीएससी की निंदा भी हुई थी। गूगल पर सर्च करिएगा, इसको आपको मिल जाएगा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था साथियों, और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो था ये एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, है ना। रेवोल्यूशनरी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, और इन्हें लगता था कि हथियार के दम पर या फिर डरा धमका करके अंग्रेजों को यहां से भगाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मदन लाल ढींगरा ने नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। वीडी सावरकर ने मैजिनी में तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामा कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। कौन सा कथन सही है? देखिए, जब भी आप लोग मतलब पढ़ने बैठेंगे ना, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को पढ़ना ही होगा। जब राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो आप लोग इन राजनेताओं को, मदन लाल डींगरा हुए, वीडी सावरकर हुए, है ना, श्यामाजी कृष्ण वर्मा हुए, इनको बिना पढ़े आप नहीं रह सकते, ठीक है। इनको आप पढ़े बिना नहीं रह सकते, ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मदन लाल डींगरा जो थे मेरे प्यारे साथियों, रोशनी सर प्लीज डोंट टॉन्ट अस, बट डेट्स लर्न नहीं होती, प्लीज टेल अस कैसे करें। तो बेटा मैं कोई ताने थोड़ी मारता हूं आप लोगों को जो तुम ऐसे कह रही हो। मैं डेट्स को लेकर तो कभी भी वो नहीं कहता, कभी चर्चा करेंगे इस चीज को, वो पहले से सुपर डिफेंसिव होकर के कर रही है बात। चर्चा करते हैं, रुको एक मिनट, पहले इस सवाल को कर लो। हाँ भाई, तो मदन लाल डींगरा जो है, इनने इसकी स्थापना नहीं की थी साथियों, पहला तथ्य तो ये है, पहले सुन लीजिएगा, है ना। तो अभिनव भारत जो है, इसकी स्थापना मित्र मेला जो संगठन है वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, रेवोल्यूशनरी जो टेररिज्म शब्द यूज किया जा रहा है, वो लाला हरदयाल, मदन लाल डींगरा, ये वो लोग थे साथियों जो बाहर बैठ करके, यानी कि इंडिया से बाहर बैठ के इंडिया हाउस को चलाया करते थे। हाँ जी, जिनको तारीखें याद नहीं होती वो क्या करें, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, है ना, मतलब वो जिस तरह से बात कर रही है बच्ची, वो भी थोड़ा सा सुन ले। बेटा जितनी भी तारीखें हैं ना, इन तारीखों को अपने पास एक कॉपी बना लो, और आपको जो मतलब पढ़ते समय ऐसी तारीख लगे कि यार ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। हाँ भाई, हरियाणा सिरसा कब आएंगे? पूजा बिल्कुल बताएंगे जब आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान से सुन लीजिए, तारीखों से अगर आप परेशान हैं तो जिस भी किताब में आप पढ़ रहे हैं, तो उस किताब के अंदर फ्रंट पेज अपने लिए उपयोग में ले लो। फ्रंट पेज अपने लिए उपयोग में ले लो से मतलब है, मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि यार ये वाला चैप्टर जो है, इसमें ये वाली लाइन मुझे बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता है। तारीख जैसे 1905 आपको याद करने की आवश्यकता है, तो स्वदेशी आंदोलन याद करने की आवश्यकता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 याद करना ही है। अब उसमें भी फंस गया मामला कि यार अक्टूबर याद करना है कि अगस्त याद करना है, तो अक्टूबर में ये हुआ था और अगस्त में ये हुआ था, आपको पढ़ते पढ़ते पता चल रहा है, ठीक है। तो उसे आप अपनी किसी भी बुक में जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, उसके फ्रंट पेज पर डाल दो, फ्रंट पेज पर उठा के लिख दो, है ना। जैसे कि मान लो कि ये मेरी कोई बुक है जिसमें मैं पढ़ रहा हूं, तो इस बुक में से पढ़ते हुए आप इसका फ्रंट पेज निकालिए और उस फ्रंट पेज पे छोटे से कॉर्नर पर लिखते हुए चले जाइए। ये सोचिए कि अभी नहीं पढ़ना, भविष्य में पढ़ना है, ठीक बात। ऐसे ही अगर आप पूछेंगे, बोले सर उस किताब में तो लगभग 150 से ज्यादा तारीखें आ जाएंगी निकल के, मेरा वो पेज भर जाएगा, तो क्या दिक्कत है, एक पेज व्हाइट पेपर लीजिए और उस व्हाइट पेपर के ऊपर, उस व्हाइट पेपर पर लिखते हुए चले जाइए, लिखते हुए चले जाइए, उसे उसी किताब के फ्रंट में ग्लू से, गोंद से चिपका दीजिए और उसे वहीं पर चिपका करके रख दीजिए, है ना। तो जब भी आप किताब खोलेंगे आपको पास वो फ्रंट पेज रहेगा। तो तारीखों का बहुत सही सा सिंपल सा किताब का सिस्टम है, कोई से भी नोट्स में, कोई सी भी जगह जब भी आप पढ़ें, उसके फ्रंट पेज पे छोटी छोटी तारीखें लिखते चले जाइए गिनती से। ये पेज भर जाए कोई बात नहीं, अपने हाथ में गौन तो है ही, एक और पेज बनाया उसको चिपका दिया। हमारी किताब में एडिशनल कुछ पेजेस आ गए, सर किताब थोड़ी छोटी है तो पन्ना छोटा कर लेंगे, है ना, थोड़ा पन्ना छोटा कर लेना, इस पे लिख कर आगे चिपका दे चलना। क्लियर?
अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो ऐसे जब आप कर लोगे तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, मतलब अपनी जब भी आप वापस निकालेंगे उस किताब को तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है। और यकीन मानिए कि आप उन पेजेस को भी रोजाना भी याद नहीं करेंगे ना, जिस दिन एग्जाम आएगा, एग्जाम का जो प्रेशर आता है ना, एकदम पीयर प्रेशर, जो एग्जाम से मतलब बिल्कुल एक महीने पहले ऐसा आता है कि अब क्या करना है टाइप से, उस दिन आप उस पेज को रखना, आपके सारे के सारे, एक तो पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरी हिस्ट्री का, और रिवीजन होते होते आपको पूरा की पूरा याद हो जाएगा। हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी का कोई आर्टिकल हो, है ना, ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट हो, हर किताब के फ्रंट पेज पर एक एडिशनल पेज बना लीजिए। ठीक है, कर लेंगे। आइए अब पढ़ते हैं साथियों। हाँ, 1914 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कामागाटू माधु प्रकरण जो था उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कनाडा सरकार ने अपने अप्रवासी कानून के तहत भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दी थी जो भारत से सीधे यहां नहीं आए थे। नंबर एक, कनाडा सरकार ने इस अप्रवासी कानून को कामागाटा मारू की संज्ञा दी थी। कौन सा सही है? इस कानून को कामागाटा मारू की संज्ञा दी थी, इस बारे में थोड़ा सा विचार करिए और सोच करके आंसर दीजिए। कुछ याद होगा ये इंसिडेंट अगर आपको याद हो? क्लियर? अब आप में से 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत इसलिए किया क्योंकि उन्हें वास्तविकता में कामागाटा मारू इंसिडेंट पता ही नहीं है ना। कनाडा सरकार ने क्या किया था अब थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ी टेक्निकलिटी पता चल जाए, है ना। टेक्निकलिटी, अच्छा सबको मालूम है कोई जहाज था, जहाज में बैठ करके वहां लोग पहुंचे थे तो पहुंचने से फिर वहां से जो है उनको उतरने नहीं दिया गया, इमीडिएटली उनको लौटा दिया गया। ये सबने सुना है, ये सबने सुना है कि यहां से मतलब कुछ लोग गए थे जिन्हें उतरने नहीं दिया गया और वहां से उनको भगा दिया गया, है ना। अच्छा, लेकिन आपको पता है इसमें सबसे बड़ा नियम क्या था? भाई कनाडा जो है वो मिनी पंजाब है, ये तो आपको भी पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वहां पे बहुत सारे प्रवासी भारतीय रहते हैं। अच्छा, कनाडा सरकार को पता था कि भाई इंडियंस यहां पहुंचते कैसे हैं। तो होता यह है कि इंडियंस यहां पर पहुंचते कैसे थे साथियों, कि वो सबसे पहले साउथ कोरिया या फिर जापान या फिर चाइना पहुंचते थे लैंड रूट के माध्यम से, या कैसे भी जुगाड़ कर कर आके, फिर वहां से सीधा अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता हुआ जहाज ले लेते थे। भाई एक बात बताओ, ये रहा जापान पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर से जहाज लिया और सामने की तरफ आपके सामने ये नॉर्थ अमेरिका रहा, यहाँ यूएसए है, ऊपर कनाडा है, तो यहां से सीधा पानी का जहाज लेते थे और निकल लेते थे। तो अपने इंडियंस क्या करते थे कि यहां से इंडियन ओशियन को क्रॉस करते, फिर घूमते फिरते यहां पर पहुंचते, पहुंच करके जापान तक जैसे तैसे पहुंचते, यहां से सीधा एक जहाज पकड़ा और निकल लेते थे। इनको यह पता था कि कनाडा वालों को कि इंडिया से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आ सकता जो सीधा यहीं से जहाज में बैठे और सीधा मलक्का स्ट्रेट होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए, पैसिफिक ओशियन होते हुए डायरेक्ट यहां पर पहुंचे। डायरेक्ट यहां पर पहुंचे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उन दिनों। इतना बड़ा जहाज किसी के पास संभव नहीं था कि वो बिना बीच में ब्रेक लिए डायरेक्ट पहुंच सके। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में कनाडा सरकार ने क्या नियम निकाला, इंडिया से कोई यदि यहां आना चाहता है तो वो आ जाए, लेकिन उसे यहां आने के लिए डायरेक्ट इंडिया से कनाडा आना होगा। उसे यहां आने के लिए डायरेक्ट इंडिया से कनाडा आना होगा, वो रास्ते में ब्रेक नहीं लेगा। ये जो कामागाटा मारू इंसिडेंस है ना, ये इम्पॉसिबल था। डायरेक्ट से मतलब हुआ कि कहीं भी किसी देश के बॉर्डर पर नहीं रुकेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी जगह नहीं रुकेगा, मतलब इंडिया टू कनाडा सीधा पानी में वो तैरते तैरते मतलब जहाज लेकर के आ जाए, ये इम्पॉसिबल था। इतना पानी या इतना मतलब फ्यूल कैसे लेके कोई जाए? नॉन स्टॉप फ्लाइट से आना है, मतलब नॉन स्टॉप पानी के जहाज से आना है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। मतलब एक प्रकार से आप मना ही कर रहे हो, बहुत लंबा नहीं, वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल ही था।
तो इंडियंस यहां से गए, जो बेचारे गए तो यहीं से थे, लेकिन रास्ते में ताइवान, फिलीपींस और जापान रुकते रुकाते गए, क्योंकि भाई इतना बड़ा बड़ा समुद्र है, कैसे जाएंगे। तो जब यहां पे रुकते रुकाते गए तो उन्होंने कहा कि आप तो रुकते हुए आए हो, नियम तोड़ दिया, एक ही बार में रेस पूरी करनी थी, तो उनको रोकने से मना कर दिया कि लौटो वापस। तो आप सोच के देखो कि वो कैसे लौटे होंगे। एक बार में वहां पहुंचे हैं, फ्यूल भरने की इजाजत नहीं हुई, वहां उतरे तो उनको उतरने नहीं दिया गया, और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट इंडिया में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज बात आपको पता होनी चाहिए। और 35 इंडियंस को इसमें रुकने दिया गया, कभी पढ़ाएंगे इस घटना को भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आज ही निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए: बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ये भी यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, इसे सॉल्व करके देखिए। इन घटनाओं को कालखंड के अनुसार व्यवस्थित करिए। यूपीएससी इन चीजों को बहुत ज्यादा बार पूछती है, मैंने आपसे अभी हाल कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए आप इसे करके देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए तारीखें मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत महत्व रखती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में तारीखों का बहुत ज्यादा महत्व है, और वो कैसे है यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब देखिए, बहुत सारी तारीखें आपस में एक दूसरे को उलझा रही हैं। क्या यार, ये बंगाल विभाजन भी 1905, कलकत्ता अधिवेशन भी, स्वदेशी आंदोलन भी, ये तो सारी एक साथ ही। एक चीज कंफर्म है बस, 1907 है ना, बाकी सब एक साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि डेट के साथ भी है ना। तो इधर देखिए साथियों, यहां पर आपको देखना है कि जो कलकत्ता टाउन हॉल में बात हुई थी, ये 7 अगस्त को बात हुई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन फॉर्मली इंप्लीमेंट हुआ था। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये तीनों चीजें एक साथ रिलेट हो गई। कलकत्ता अधिवेशन जो है वो 1906 में हुआ था, और कांग्रेस का जो स्प्लिट है ये 1907 में हुआ। तो कलकत्ता स्प्लिट, और ये तो हम लोगों को एज इट इज याद रह गया, 1906 1907, इन दोनों में आपको तारीखें याद रखनी थी। क्लियर है। तो इस तरह का ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो आपको करवाए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने। चलिए, तो फिलहाल के लिए मुझे यहीं रोकना होगा, समय हो गया है। चलिए, तो ये आपके सामने लीडर बोर्ड है। यस यू आर राइट, एक विद्यार्थी है, उनका नाम ही यस यू आर राइट है। उससे पहले मुझे जो दिखाई दे रहा है, शायद ये विजन नाम से बालक है, कई बार पढ़ता भी है। तेजस्विनी पुरी, कृषु, करिश्मा, निशा, स्वप्निल, राहत, रश्मि एंड सिंपी, ये परफॉर्मर रहे हैं। आउट ऑफ 12 जो है बच्चों ने 10 क्वेश्चन सही किए हैं, है ना। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और मैं मानता हूं कि इनमें से अगर 10-12 क्वेश्चन में से किसी बच्चे के पास में अगर 8 या 9 भी क्वेश्चन सही हैं, तो उसकी तैयारी ठीक ठाक है। ठीक है। कल का टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा इसी के बारे में भी सवाल पूछेंगे। 1905 से लेकर के ये 1915 तक तो चला ही था, उसे 1905 से 1920 कर दिया जाएगा। ठीक है, 1905 से 1920 इंक्लूडिंग दिस 5 साल और ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसमें 1919 का एक्ट भी आ जाएगा, है ना, इसमें रॉलेट एक्ट भी आ जाएगा, जलियांवाला बाग भी आ जाएगा, तो वो सब पढ़ के आप आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हिस्ट्री की बुक बेटा विपिन चंद्रा आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज शाम को 7:30 बजे जलियांवाला बाग के ऊपर मैं एक इंसिडेंट के ऊपर वीडियो कर रहा हूं। जलियांवाला बाग के अंदर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी बातें आप लोगों के साथ में आज डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, यूट्यूब पर आएगी वाईफाई स्टडी 2.0 पर जलियांवाला बाग के पूरे इंसिडेंट को आपके साथ में आज रिवीजन करके बताया जाएगा। ठीक है, जिनको भी मेरे प्यारे साथियों को अगर कोर्सेज परचेज करने हो, ये 2 दिन याद रख लेना, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल। 14 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर यूपीएससी सब्सक्राइबर्स, जो अंकित टैन लगा के 10% फीस में डिस्काउंट पाएंगे और 10,000 की किताबें पाएंगे। 20 किताबें यूपीएससी की तैयारी के लिए। भविष्य में इन किताबों की कीमत आपसे वसूली जा सकती है। इसके साथ साथ एसएससी के जो विद्यार्थी हैं, वो 15 तारीख तक अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उन्हें 2 महीने का, यानी 12 की जगह 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अंकित टैन लगाने से 10% का डिस्काउंट, प्लस स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी उन्हें मिलेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।
उज्जवल निर्वाण, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू।